सुगम, वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, जैसा कि आपने कहा था कि साहित्य हिंदी का जो आपका मॉडल पेपर है उसका आपको फुल सॉल्यूशन चाहिए। जो आपकी सामान्य हिंदी है उसका हम मॉडल पेपर का फुल सॉल्यूशन दे चुके हैं। गाइस, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहां से आप देख सकती हो। ठीक है। और इसी तरह से जैसा कि आपने कहा था कि आपको ज्योग्राफी के जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बताया जाए, तो गाइस वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आप कमेंट्स करते हो सारे कमेंट्स का रिप्लाई आपको मिलता है। तो गाइस, इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों में एक बार शेयर जरूर करें, क्योंकि जैसा कि आपने बोला था कि आपको साहित्यिक हिंदी का जो आपका मॉडल पेपर है उसका आपको फुल सोल्यूशन चाहिए, तो उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों में एक बार शेयर जरूर करें। अगर इस बार का बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, इस बार के बोर्ड एग्जाम में आपको 90+ स्कोर करना है, तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है, क्योंकि हिंदी की जो पूरी तैयारी आपकी है इस वीडियो में आपको कराई जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर देखिए हिंदी की आपकी पूरी तैयारी होने वाली, यानी इस वीडियो में जो आपका मॉडल पेपर है हिंदी का, गाइस जो आपका मॉडल पेपर है उसका यहाँ पर हम फुल सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो गाइस, आपको ये वीडियो पूरा देखना है। अगर हिंदी के पेपर में आप पूरे के पूरे नंबर लाना चाहते हो तो गाइस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आपको। क्लियर? तो गाइस, पहले जो आपके क्वेश्चन 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं गद्य से और पद्य से, यानी जो आपकी रचनाएं पूछी जाती हैं। तो इस बार के बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से ऐसे रचनाएं हैं जो आपकी इंपॉर्टेंट है, उन्हीं रचनाओं को यहाँ पर रखा गया है। तो पहले हम इनको देखते हैं। ठीक है। जो आपका खंड का दिया जाता है, ठीक है, तो सबसे पहले 10 क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, तो उनको देख लीजिए कौन कौन से इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पहले हम उनको देखेंगे। उसके बाद जो आपके आगे क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो वो कौन कौन से, किस चैप्टर से आपकी व्याख्या पूछी जा सकती है, किस चैप्टर्स के कौन जो आपके जीवन परिचय है यानी साहित्यिक परिचय किस लेखक और कवि का आपको याद करना है, उन सब पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो गाइस, वीडियो को आप पूरा देखिए, क्योंकि जो आपका बोर्ड एग्जाम है बहुत ही पास आ गया है। अब आपको बिल्कुल भी अपना गाइस टाइम वेस्ट नहीं करना है, पूरा फोकस अपनी स्टडी पर कीजिए। और जो आपका सपना है इस बार 90+ स्कोर करना, ठीक है, जो आपका सपना है इस बार 90+ स्कोर करना, 100% आप लेकर आओगे अगर आप अपनी तैयारी सही ढंग से कर रहे हो। अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए, यहाँ पर हिंदी की हम पूरी तैयारी करने वाले हैं। क्लियर? इसी तरह से ऑल सब्जेक्ट में जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मॉडल पेपर का फुल सोल्यूशन आपको मिलेगा इसी चैनल पर। तो गाइस, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, एंड गाइस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो, क्योंकि जो आपका सपना है इस बार 90+ लाना, वो 100% आप लेकर आओ। क्लियर? तो जो आपके 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं, यहाँ पर देखिए आपके 12 क्वेश्चन हैं, तो जो आपके इम्पोर्टेंट है उन सारे प्रश्नों को यहाँ पर रखा गया है। क्लियर? तो पहला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, दिया गया है कि आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक है कौन है। पहले यहाँ पर जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं उनको देखते हैं, इसके बाद इसका जो राइट आंसर होगा, राइट जो ऑप्शन यहाँ पर होगा उसको देखेंगे। क्लियर? तो पहला है कि आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं कौन है। ऑप्शन देख लीजिए, फर्स्ट यहाँ पर दिए गए हैं रामचंद्र शुक्ल, इसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पर है महावीर प्रसाद द्विवेदी, इसी तरह से यहाँ पर तीसरे नंबर पर दिए गए हैं अध्यापक पूर्ण सिंह, एंड 4 नंबर पर है संपूर्णानंद। तो आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है ये आपको बताना है। क्लियर? तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा उसको देख लेते हैं। तो गाइस, जो आपका राइट ऑप्शन है यहाँ पर हो जाएगा, तो गाइस यहाँ पर देखिए आचरण की सभ्यता निबंध के जो लेखक है वो हो जाएंगे अध्यापक पूर्ण सिंह, यानी जो तीसरे नंबर पर आपका ऑप्शन है यही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। क्लियर? तो पहला याद हो गया, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है, याद कर लीजिए अध्यापक पूर्ण सिंह। क्लियर? ऑप्शन थे रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी एंड संपूर्णानंद। ठीक है। तो तीसरे नंबर पर जो है यही आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा है कि साकेत के रचनाकार है, तो कौन है साकेत के रचनाकार, जयशंकर प्रसाद जी हैं, दिनकर जी हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, या फिर भगवती चरण वर्मा है। तो साकेत के रचनाकार कौन है, और ये देखिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर?
तो साकेत के रचनाकार कौन है? यहाँ पर जो आपका तीसरे नंबर पर ऑप्शन है यानी मैथिली शरण गुप्त, यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। साकेत के रचनाकार कौन हो जाएंगे? मैथिली शरण गुप्त। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न क्या है उसको भी देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि बिहारी सतसई किस काल की रचना है? तो बिहारी सतसई किस काल की रचना है? आदिकाल की है, या आपका हो जाएगा रंग। इसी तरह से भक्ति काल की है, नहीं रीत काल की है, ये हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। आधुनिक काल ये भी नहीं है। क्लियर? तो बिहारी सतसई किस काल की रचना है? तो वो है रीत काल की। तीनों प्रश्न आपको याद हो गए। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? हमें पता है अध्यापक पूर्ण सिंह। साकेत के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। बिहारी सतसई किस काल की रचना है? रीत काल की है। क्लियर? इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कहता है उसको देखते हैं। तो यशोधरा के रचनाकार कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यशोधरा के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त है, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र है, एंड यहाँ पर नेक्स्ट है सिया राम शरण गुप्त है, या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो यशोधरा के रचनाकार कौन हो जाएंगे? मैथिली शरण गुप्त। क्लियर? और यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या था? साकेत के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। यहाँ पर ऑप्शन में है सिया राम शरण गुप्त दिए गए हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, एंड नेक्स्ट दिए गए थे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो यशोधरा के रचनाकार कौन हो जाएंगे? मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। याद हो गया? अब इसी तरह से 5वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है कि नीर का निर्माण फिर के रचनाकार है। हम सबको पता है ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। तो नीर का निर्माण फिर के रचनाकार कौन हो जाएंगे? हमें पता है। यहाँ पर देखिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पर है अगेजी, एंड सेकंड यहाँ पर दिए गए हैं जैनेन्द्र कुमार, थर्ड नंबर पर है हरिवंश राय बच्चन, राइट ऑप्शन है, एंड 4 नंबर पर है महादेवी वर्मा। तो नीर का निर्माण फिर के रचनाकार है कौन हो जाएंगे? हरिवंश राय बच्चन। क्लियर? जो आपका तीसरे नंबर पर ऑप्शन है यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है कि हिंदी का प्रथम यात्रा व्रत है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? हिंदी का प्रथम यात्रा व्रत है सरयू पार की यात्रा, या फिर परीक्षा गुरु, एंड नेक्स्ट है कलम का सिपाही, और नेक्स्ट है पथ के साथी। तो हिंदी का प्रथम यात्रा व्रत पूछा गया है यहाँ पर, तो हमें पता है सरयू पार की यात्रा, यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। यानी जो फर्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है यही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। हिंदी का प्रथम यात्रा व्रत क्या है? सरयू पार की यात्रा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? अब इसी तरह से कुछ और भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको भी देखते हैं। अब गाइस इसी तरह से देखिए यहाँ पर आपने कुछ क्वेश्चंस देख लिए, कुछ और भी आपके प्रश्न हैं यानी जो आपकी रचनाएं पूछी जाती हैं, कौन कौन से और भी आपके इंपोर्टेंट हैं उनको भी देखते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए 7वां आपका प्रश्न दिया गया है कि पैरों में पंख बांधकर के रचनाकार या फिर लेखक हैं कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी है, या फिर हरिशंकर परसाई जी है, या आपका रंग हो जाएगा। एंड नेक्स्ट गा नंबर पर है शिव सागर मिश्र, एंड घा नंबर पर है धर्मवीर भारती। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि पैरों में पंख बांधकर के रचनाकार या फिर लेखक है, तो कौन है? हमें पता है यहाँ पर जो आपका का नंबर पर ऑप्शन है यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन, राम वृक्ष बेनीपुरी। पैरों में पंख बांधकर के रचनाकार कौन हो जाएंगे? राम वृक्ष बेनीपुरी हो जाएंगे। याद हो गया? इसी तरह से 8वां आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्रिय प्रवास के रचयिता है, तो प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? का नंबर पर है मैथिली शरण गुप्त, एंड खा नंबर पर है सिया राम शरण गुप्त, गा नंबर पर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो क्वेश्चन क्या था कि प्रिय प्रवास के रचयिता है, तो प्रिय प्रवास के रचयिता कौन हो जाएंगे? यहाँ पर जो आपका ऑप्शन दिया गया है गा नंबर पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। क्लियर? पैरों में पंख बांध कर के रचनाकार कौन थे? याद कर लीजिए, रामवृक्ष बेनीपुरी। फर्स्ट क्वेश्चन था आचरण की सभ्यता यानी निबंध के लेखक कौन थे? अध्यापक पूर्ण सिंह। क्लियर? याद हो गए? इसी तरह से आपका यहाँ पर 9वां क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से छायावाद के कवि हैं, तो छायावाद के कवि कौन है? का नंबर पर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिला है मुकुटधर पांडे, एंड खा नंबर पर है सूर्यदास। इसी तरह से गा नंबर पर है परमानंद दास, और घा नंबर पर है बिहारी।
तो निम्नलिखित में से छायावाद के कवि हैं, तो छायावाद के कवि कौन है, हम सबको पता है मुकुटधर पांडे, यानी जो का नंबर पर आपका ऑप्शन है यही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। क्लियर। इसी तरह से आपका यहाँ पर 10वां जो क्वेश्चन है दिया गया है, इंपॉर्टेंट है ये आपका, कि चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा भी गया है बोर्ड एग्जाम में। तो चिंतामणि निबंध के लेखक कौन हो जाएंगे, का नंबर पर दिए गए हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट यहाँ पर है रामचंद्र शुक्ल एंड घ नंबर पर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो चिंतामणि निबंध के निबंध संग्रह के लेखक कौन हो जाएंगे, हम सबको पता है यहाँ पर जो आपका ग नंबर पर ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। इसी तरह से 11वां प्रश्न है, उसने कहा कहानी के लेखक का, इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। क्लियर। उसने कहा कहानी के लेखक कौन है, का नंबर पर हमें ऑप्शन मिला है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसी तरह से खा नंबर पर है भारतेंदु हरिश्चंद्र, रॉन्ग है ये आपका। एंड गा नंबर पर है महावीर प्रसाद द्विवेदी और घा नंबर पर है अगेजी। तो उसने कहा कहानी के लेखक हो जाएंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी जो का नंबर पर ऑप्शन है राइट ऑप्शन आपका दिया गया है। क्लियर। उसने कहा कहानी के लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, याद हो गया। निम्नलिखित में से छायावाद के कवि आपसे पूछे जाए, अगर ये ऑप्शन आपको मिलते हैं तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा मुकुटधर पांडे। क्लियर। और प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है, हम सबको पता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔर। पैरों में पंख बांधकर की रचनाकार यानी लेखक कौन हो जाएंगे, राम वृक्ष बेनीपुरी। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है, बादल को घिरते देखा रचना है, कई बार ये आपकी पूछी गई है। ठीक है। तो बादल को घिरते देखा रचना है किसकी है, नागार्जुन की है या फिर अगे की है। तो हमें पता है जो का नंबर पर ऑप्शन है यही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। तो जो आपकी रचनाएं दी जाती हैं, क्लियर, जो आपके 10 क्वेश्चन पद्य से और आपके गद्य से लिए जाते हैं, 5 पद्य से 5 गद्य से, तो कौन कौन से आपके इंपोर्टेंट हैं उनको यहाँ पर आपने देख लिया। इसी तरह से आपका क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है उसको देखते हैं। क्लियर। अब गाइस यहाँ पर देखिए, ये आपने देख लिया, इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन क्या दिया जाएगा, तीसरा प्रश्न आपका क्या पूछा जाता है उसको देखते हैं। ठीक है। खंड का में पहला प्रश्न यहाँ पर आपका दिया गया था, जो आपकी रचनाएं गद्य से आती है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पद्य से, 5 आपकी रचनाएं दी जाती हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपका कौन सा पूछा जाता है उसको देखते हैं। ठीक है। और गाइस कौन कौन से चैप्टर से आपकी जो व्याख्या है इस बार पूछी जा सकती है उसको भी देखेंगे। और गाइस आपको एक कहानी याद कर लेनी है, आप सबको पता है एक कहानी आपकी पूछी जाती है। और जीवन परिचय आपको कौन से लेखक और कवि का याद करना है उस पर भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस वीडियो को आप पूरा देखें, वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और गाइस जैसा कि आपने ये भी बोला था कि इंग्लिश में जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बता दीजिए, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर पहले देख लीजिए कि हिंदी में आप पूरे के पूरे नंबर किस तरह से ला सकते हो, पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर। इंग्लिश में जो आपने पूछा था वो भी आपको वीडियो मिल जाएगी। अब यहाँ पर देखिए आपका तीसरा प्रश्न पूछा जाता है, तीसरा क्वेश्चन गाइस आपका यहाँ पर दिया जाएगा, दिए गए गद्यांश पर आधारित। दिए गए गद्यांश पर देखिए जो आपका तीसरा प्रश्न है तो क्या पूछा जाता है उसको देखते हैं। तो गाइस आपका तीसरा क्वेश्चन दिया जाएगा, यहाँ पर लिख लीजिए हिंदी। अब इसमें जो आपका तीसरा क्वेश्चन है तो प्रश्न आपका दिया जाएगा कि तीसरा क्वेश्चन दिया जाता है निम्नलिखित, या फिर इस तरह से भी आप लिख सकते हो दिए गए गद्यांश पर आधारित। यानी आपको एक गद्यांश दे दिया जाएगा, उसमें उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे, किस तरह से पूछा जाएगा पूरा यहाँ पर आपको बताया जाएगा, और किस किस चैप्टर से आपकी जो व्याख्या है वो पूछी जा सकती है वो भी यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है। तो तीसरा प्रश्न इस तरह से दिया जाएगा कि दिए गए गद्यांश पर आधारित, पहले गद्य से दिया जाता है उसके बाद पद्य से, दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
गद्यांश पर आधारित क्या करना है, जो आपके प्रश्न दिए जाएंगे उनके आपको आंसर लिखनी है। दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस तरह से अब यहाँ पर ये देख लीजिए ऐसे कौन कौन से आपके चैप्टर्स हैं जिनसे आपकी व्याख्या इस बार पूछी जा सकती है। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर आप तैयार कर लेंगे, देखिए पहला आप तैयार कर लेंगे और वासुदेव सर अग्रवाल का जो फर्स्ट चैप्टर आपका है राष्ट्र का स्वरूप, क्लियर, इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। राष्ट्र का स्वरूप, तो इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़ेंगे। इसके जो लेखक हैं वो कौन है, इसके आपके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल। इसके बाद जो आपका चैप्टर है अशोक के फूल, ठीक है, उसकी भी वो भी आपका जो पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है। उससे आपकी जो गद्यांश आपका दिया जाता है तो वो उसमें से लिया जा सकता है, तो उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। उसको भी यहाँ पर लिख लीजिए। चैप्टर का नेम क्या है, अशोक के फूल, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, क्लियर। अशोक के फूल, इसको भी आप तैयार कर लेंगे। और इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्लियर। इन चैप्टर्स से आपकी जो व्याख्या पूछी जाती है वो इम्पोर्टेंट आपके ये चैप्टर्स हैं। अब यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि कौन सा ऐसा गद्यांश है जो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। उसकी पूरी यहाँ पर व्याख्या देखेंगे और जो आपके कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं उस गद्यांश से रिलेटेड उन प्रश्नों के आंसर वहां पर आप किस तरह से लिखकर आओगे, संदर्भ आप किस तरह से लिखोगे, प्रसंग आप किस तरह से लिखोगे, उस पर पूरा यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, क्लियर। तो देखिए आपका जो यहाँ पर ये वाला जो दिया गया था चैप्टर अशोक के फूल, और इसके लेखक कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस चैप्टर से जो आपकी एक व्याख्या है पहले उसको लिख लेते हैं ताकि सही ढंग से आपको समझ आ जाए कि वहां पर जो आपके क्वेश्चन है उनके आंसर आप किस तरह से लिखोगे। तो इधर कर लेंगे क्वेश्चंस और इधर उनके जो भी आपके प्रश्न हैं उसके आंसर आप किस तरह से लिखोगे उसको हम यहाँ पर देखेंगे, क्लियर। तो वीडियो गाइस आपको पूरा देखना है, इसको आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो जो गाइस आपकी व्याख्या है कि कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ है। ये जो आपका गद्यांश है आप उसको देख लीजिए, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन दिए जाते हैं यानी आपका जो गद्यांश दिया जाएगा उसमें आपके प्रश्न क्या क्या पूछे जाते हैं उनको देखते हैं। तो जो आपका गद्यांश है वो यहाँ पर नहीं लिखा जा रहा है, वैसे अगर आपको लिखना है तो आप लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर बता दिया जाएगा कौन सा आपका गद्यांश है और उसका संदर्भ प्रसंग आप किस तरह से लिखोगे, क्लियर। तो यहाँ पर फर्स्ट हेडिंग पड़ेगी संदर्भ। संदर्भ वहां पर आप किस तरह से लिखकर आओगे उसको देखते हैं। तो देखिए संदर्भ आपको किस तरह से लिखना है। मान लीजिए किसी भी चैप्टर से आपका जो गद्यांश है वो दिया गया है तो फर्स्ट आप इस तरह से लिखोगे। देखिए पहले आपको इस तरह से लिखना है प्रस्तुत गद्यांश। अगर आप पद का लिखते हो तो यहाँ पर लिखोगे प्रस्तुत पद्यांश। पहले यहाँ पर गद्यांश देखेंगे, ठीक है। तो आप लिखोगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। हमारी पाठ्य पुस्तक। अगर आपकी सामान्य हिंदी है तो यहाँ पर आप लिखोगे सामान्य हिंदी, ठीक है। हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के, और आपका चैप्टर का नेम क्या है, जो आपका पाठ है उसका नेम क्या है वो आपको डाला है अशोक के फूल, ठीक है। सामान्य हिंदी के, यहाँ पर ये भी लिख लीजिए गद्य भाग से, ठीक है। गद्य भाग से अशोक के फूल, ये आप ब्लैक पेन से लिखोगे। चैप्टर का नेम और जो आपके लेखक है उनका जब आप नाम लिखोगे तो वो आपको ब्लैक पेन से लिखना है ताकि एग्जामिनर को सही ढंग से समझ आ जाए। अगर आपको बिल्कुल सही पता है तभी आप इस तरह से लिखोगे, अगर आपको सही नहीं पता है तो ज्यादा उसको हाईलाइट आप वहां पर नहीं करोगे, ठीक है।
तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के गद्य भाग से अशोक के फूल, यही आपका चैप्टर का नेम है यहाँ पर, अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया है, नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक, अगर आप पद में लिखते हो तो आप लिखोगे रचयिता, ठीक है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इस तरह से आप संदर्भ लिखकर आओगे। अब इसको एक बार देख लीजिए। जैसे आपका जो गद्यांश है किस चैप्टर से दिया गया, पहले आप इस तरह से लिखोगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के गद्य, अगर पद का लिखते हो तो यहाँ पर आप लिखोगे पद भाग से अशोक के फूल। यहाँ पर आपकी जो व्याख्या है किससे ली गई थी? अशोक के फूल नामक जो आपका पाठ है। तो इसके नीचे आपको लाइन कर देने, अगर आपको बिल्कुल सही पता है तभी आप ज्यादा हाईलाइट वहां पर करोगे। अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। क्लियर? इस तरह से आप लिख कर आओगे। अब देखिए कौन सी जो आपकी व्याख्या है, यानी इसमें कौन सा गद्यांश उठाया जाएगा, यहाँ पर लिख लीजिए ताकि सही ढंग से आपको समझ आ जाए। तो पहले यही क्वेश्चन आता है कि जो आपका गद्यांश दिया गया है उसके पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम लिखिए। अगर आप ये नहीं लिखते, अगर आपका संदर्भ नहीं पूछा गया है तो आप इस तरह से वहां पर लिखोगे कि पाठ आपका क्या है, हमें पता है पाठ का नाम है अशोक के फूल। क्लियर? इस तरह से अशोक के फूल और पाठ का नाम ये हो गया। इसके बाद लेखक कौन है इसके? तो लेखक हमें पता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसके लेखक हैं। क्लियर? इस तरह से अगर आपका संदर्भ नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन अगर आपका इस तरह से आता है कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखिए, तो वहां पर आप इस तरह से लिख कर आओगे। क्लियर? इसी तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया जाता है। अब गाइस इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका इस तरह से पूछा जाता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या। जो आपका गद्यांश मतलब जो आपका इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर आपको अभी लिखकर बताया जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न देख लीजिए। पहले आप संदर्भ इस तरह से लिखोगे। देखिए इजी टाइप से यहाँ पर आपको बता दिया। अगर आप मॉडल पेपर में देखोगे तो उसमें थोड़ा कठिन शब्द वहाँ पर दिए जाते हैं, तो ये इजी है आपका, इसको देख लीजिए। इसी तरह से आप लिखकर आइए, फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। इसके बाद गाइस आपका दूसरा क्वेश्चन होता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी जो आपका गद्यांश दिया जाएगा कितने में आपकी लाइन है, रेखा है, उतनी की ही आपको व्याख्या करनी है। तो क्वेश्चन इस तरह से आज किया जाता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब आपका कौन सा गद्यांश है इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट है उसको देखते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए आपका जो वहां पर दिया गया है कि कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सदता है। ये आपका इम्पोर्टेंट है गद्यांश। तो चलिए इसको यहाँ पर देख लेते हैं लिखकर। क्लियर? तो देखिए देख लीजिए यहाँ पर ताकि आपको सही ढंग से समझ आ जाए। आप लिखोगे कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ है। केवल उतना ही याद रखती है, पहले आप इस तरह से लिखोगे, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सदता है। ठीक है, जितने से उसका स्वार्थ सदता है। ये आप देख लेना, बुक में आपको मिल जाएगा। ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये आपका गद्यांश। ठीक है, कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सदता है, जितने से उसका स्वार्थ
सदता है, बाकी को फेंक देती है। क्लियर, इस तरह से लिखोगे, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सदा, शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सदा। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सदा। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे क्यों उसे वह याद रखती, सारा संसार स्वार्थ का ही अखाड़ा ही तो है। ठीक है, क्यों उसे वह याद रखती, इतना लिख लीजिए पहले, क्यों उसे वह याद रखती, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। इस तरह से ये आपका गद्यांश है, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट है गद्यांश। क्लियर? अब इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन दिए जाएंगे, यानी ये आपका, ये जरूरी नहीं है कि यही आपका पूछा जाए। तो जो आपके चैप्टर्स यहाँ पर बता दिए हैं, राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, ये आपके इम्पोर्टेंट है। जो आपके चैप्टर्स, इनको ध्यान से पढ़िए। इन चैप्टर से आपकी इस बार व्याख्या ली जा सकती है। क्लियर? तो कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंककर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सदा, क्यों उसे वे याद रखती, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। अब देखिए, आपका पहला प्रश्न आता है कि पाठ का और लेखक का नाम लिखिए। तो अगर आपका संदर्भ पूछा जाता तो आप संदर्भ लिखेगी, नहीं तो इस तरह से आप लिखेगी। दूसरा प्रश्न आता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अगर ये आपका गद्यांश दिया जाता है तो यहाँ तक आपकी रेखा खींची होगी। कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है और बाकी को फेंककर आगे बढ़ जाती है। ठीक है, इतने में वहां पर आपकी लाइन खींची होगी, तो यहाँ तक आपको इसकी व्याख्या करनी है, यानी जो रेखांकित अंश है उसकी आप व्याख्या करोगे। व्याख्या वहां पर आप किस तरह से करके आओगे, अब इसको भी यहाँ पर देख लीजिए। व्याख्या करने से पहले आपको गाइस वहां पर लिखना है प्रसंग। संदर्भ हो गया, दूसरा क्वेश्चन ये आता है तो पहले आप क्या लिखोगे, प्रसंग लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर इतने में क्या पूछा गया है, यानी प्रसंग का मतलब होता है जो आपका गद्यांश दिया गया है वो आपको एक लाइन में बताना है कि जो लेखक है, ठीक है, जिसने इस चैप्टर को लिखा है, जो लेखक है वो क्या कहना चाहता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो आपकी दिया गया है इसका प्रसंग इस तरह से लिखोगे कि साहित्यकों ने अशोक के पुष्प को भुला दिया, इसी पर अपने विचार व्यक्त करते हुए द्विवेदी जी कहते हैं। इस तरह से आप इसका प्रसंग लिखोगे। क्लियर? अब इसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पर आप डालोगे व्याख्या। ओके, तो आपको प्रसंग समझ आ गया किस तरह से लिखना है। इसके बाद आपको इसकी व्याख्या करनी है जो आपका रेखांकित अंश है उसकी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा जाएगा, अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना गया है। आपका ग नंबर पर क्वेश्चन क्या आएगा, अशोक को, क्वेश्चन आएगा अशोक को विस्मृत करने का आधार, इसको देख लीजिए, इसका आंसर भी देख लीजिए यहाँ पर, करने का आधार किसको माना गया है। ठीक है, किसको माना गया है। अब इसका आंसर भी यहाँ पर देख लीजिए। का क्वेश्चन है कि अशोक को विस्मृत करने का आधार किसको माना गया है। तो अशोक को विस्मृत करने का आधार है वो किसको माना गया है, तो यहाँ से देख लीजिए आप इसका आंसर किस तरह से लिखोगे। ठीक है, तो आप लिखोगे कि अशोक को क्या क्वेश्चन था, अशोक को विस्मृत करने का आधार किसको माना गया है। आप लिखोगे अशोक को विस्मृत करने का आधार
अशोक को विस्मृत करने का आधार किसको माना गया है। आप इस तरह से इस प्रश्न का आंसर लिखकर आओगे कि अशोक को विस्मृत करने का आधार संसार के स्वार्थ को माना गया है। क्लियर? किस तरह से लिखोगे? संसार के स्वार्थ को माना गया है। इतना अगर आप लिखकर आते हो तो आपका पूरा हो जाएगा, क्योंकि अशोक के फूल से उसका कोई स्वार्थ नहीं था तो उसे वे क्यों याद रखता। इतना इसमें आप और ऐड कर सकते हो। ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से 2 क्वेश्चन आपके और दिए जाएंगे तो उनके भी आंसर, यानी इसको आप पढ़ के इनके आंसर लिख सकते हो। ठीक है, आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाएगा कि किसको स्वार्थ का अखाड़ा माना गया है। आप लिखोगे कि संसार को स्वार्थ का अखाड़ा कहा गया है। क्लियर? इस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे। अब इसको यहाँ पर देखिए, इसको यहाँ पर रख कर देते हैं। अब देखिए गाइस, आपका जो क्वेश्चन 4 नंबर पर आएगा वो क्या पूछा जाएगा उसको भी देख लेते हैं। तो आई होप गाइस आपको समझ आ गया होगा कि गद्य में किस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा और कौन कौन से चैप्टर इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जिनसे आपकी जो व्याख्या है वो पूछी जाएगी, वो यहाँ पर आपने देख ली। क्लियर? इसी तरह से अगला प्रश्न आपका यहाँ पर ये पूछा जाएगा, उसको भी देख लेते हैं। देखिए गाइस, इसी तरह से आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। जैसे आपका दिया गया था कि दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, इसी तरह से आपका दिया जाएगा एक पद्यांश। तो उसमें इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, दिए गए क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, दिए गए पद्यांश पर आधारित। जिस तरह से आपका गद्यांश दिया गया था सेम इसी तरह से आपका पद्यांश दिया जाएगा। दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और आपको दे दिया जाएगा, जिस तरह से यहाँ पर गद्यांश था उसी तरह से एक आपको पद्यांश दे दिया जाएगा। फिर उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे। पहला प्रश्न यही आता है कि जो आपका पद्यांश दिया गया है इसके पाठ का और लेखक का नाम लिखे, यानी कवि कौन है इसके, वो आपको बताने हैं। तो अगर आपका संदर्भ पूछा जाता है तो उसी तरह से आप संदर्भ लिखकर आओगे। क्लियर? जिस तरह से बता दिया गया था। उसके बाद दिया जाएगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपको पहले उसका प्रसंग लिखना है, उसके बाद आपको उसकी करनी है व्याख्या। और फिर आपके 2-3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। जो आपका पद्यांश दिया जाएगा उससे रिलेटेड आपके 3 क्वेश्चन और दिए जाते हैं, उनके आपको आंसर लिखने हैं। इसके बाद गाइस आपका 5वां प्रश्न आएगा कि आपको ऐसे कौन कौन से आपके लेखक हैं जिनका आपको जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय लिखना है। साहित्यिक परिचय आपका ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, पहले आप वासुदेव शरण अग्रवाल, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप, उसके लेखक है। पहले देखिए ये आपको गद्य से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो गद्य में आप कौन कौन से ऐसे लेखक हैं जिनके आपको जीवन परिचय याद करने हैं वो देख लीजिए। तो फर्स्ट आप याद कर लोगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। क्लियर? पहला आप याद करोगे वासुदेव शरण अग्रवाल एंड दूसरा आप याद कर लोगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आपको याद कर लेना है। इनका आप याद कर लीजिए। 3 आपके दिए जाएंगे। ठीक है, एक आप किसी और का भी याद कर लीजिए गद्य में। और देखिए आपको गाइस यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए कि अगर आपका साहित्यिक परिचय पूछा जाए तो वो आपको कैसे लिखना है, और अगर आपका जीवन परिचय पूछा जाता है तो वो वहां पर आप किस तरह से लिख कर आओगे, पहले उनको देख लीजिए। ठीक है, देखिए कई सारे बच्चे यहाँ पर बहुत सारी गलतियां कर दे रहे, तो यहाँ पर आप एकदम सही से देख लीजिए कि अगर आपका साहित्यिक परिचय ज़्यादा पूछा जाता है उसको देख लीजिए। आपका अगर पूछा गया है कि साहित्यिक परिचय लिखिए और उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए, तो आप किस तरह से लिखोगे उसको देखिए। अगर आपका देखिए गाइस साहित्यिक परिचय पूछा जाता है तो जिस भी लेखक का या फिर कवि का आप लिखते हो, गद्य में तो लेखक का, तो जैसे मान लीजिए आपका वासुदेव शरण अग्रवाल जी का आ गया और इन्हीं का आपको लिखना है। तो सबसे पहले आप फर्स्ट हेडिंग डालोगे, प्रश्नोत्तर नंबर डालकर आप यहाँ पर फर्स्ट हेडिंग इस तरह से बड़ी सी आपको हेडिंग डालनी है,
वासुदेव शरण अग्रवाल। जिस भी लेखक का या फिर कवि का आप लिखते हो उनका नेम पहले आप डालोगे, ठीक है। वासुदेव शरण अग्रवाल, इस तरह से हेडिंग डालोगे। पहले आपको इस तरह से हेडिंग डालनी है, क्लियर। अब जैसे अब मान लीजिए आपका पूछा गया है साहित्यिक परिचय, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इस तरह से लिखना है। अगर आपका साहित्यिक परिचय पूछा गया है, कहीं पर भी आप जीवन परिचय हेडिंग नहीं डालोगी। सबसे पहले आपको इनका नाम लिख देना है। नाम क्या है, जन्म कहाँ पर हुआ था ये लिख दोगे, शिक्षा कहाँ से इन्होंने ग्रहण की है वो आपको लिख देना है, और इसके बाद इनकी भाषा क्या है, ठीक है, ये आप लिख दोगे। भाषा शैली क्या है इनकी, ठीक है, ये चीज़ें यानी जो इनके मेन पॉइंट है वो आपको लिख देने हैं। मृत्यु कब हुई थी, पिता का नाम क्या है पहले, उसके बाद मृत्यु, ये पहले यहाँ पर आप लिख दोगे। उसके बाद इस ब्रैकेट को आपको बंद कर देना है, क्लियर। उसके बाद आपको हेडिंग डालनी है। अगर साहित्यिक परिचय पूछा गया तो आप हेडिंग डालोगे बड़ी सी साहित्यिक परिचय, ठीक है। इसके बाद आपको हेडिंग डालनी है साहित्यिक परिचय, और साहित्यिक परिचय हेडिंग डालने के बाद साहित्य में इन्होंने साइड से आप हेडिंग डालोगे साहित्यिक परिचय, और फिर साहित्य में इन्होंने क्या क्या किया है वो आपको एकदम सही ढंग से वहाँ पर लिखना है। इस तरह से आप लिखकर आओगे जीवन परिचय। अब मान लीजिए जैसे आपका इस तरह से आप साहित्यिक परिचय लिखकर आओगे। मान लीजिए आपका पूछ लिया गया है वहाँ पर जीवन परिचय पूछ लिया गया है और बोला गया है कि इनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। तो मान लीजिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का आ गया है, आपसे जीवन परिचय पूछा गया है, तो सबसे पहले जैसा कि अभी आपको बताया गया तो उसी तरह से आप पहले लेखक या फिर कवि जिसका भी पूछा गया उनका पहले आपको नेम डालना है। तो आप डालोगे यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी, मान लीजिए इनका जीवन परिचय आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कवि का नेम डालना है हजारी प्रसाद द्विवेदी, इस तरह से पहले आपको डालनी है हेडिंग। उसके बाद यहाँ पर आप हेडिंग डालोगे जीवन परिचय, जीवन परिचय, क्लियर। और इनका आपको जो भी जीवन परिचय है वो आपको पूरा लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आप डालोगी कृतियाँ, और फिर इनकी कृतियाँ क्या है वो आपको बता देनी है, क्लियर। इस तरह से आप लिखकर आओगे जीवन परिचय। तो आई होप यहाँ तक गाइस आपको एकदम सही ढंग से समझ आ गया होगा। अब इसी तरह से कहानी, लाठी कहानी या फिर दुर्व्यात, एक कहानी आपको याद कर लेनी है, वो आपकी हर बार पूछ ली जाती है, क्लियर। एक कहानी आप याद कर लोगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो गाइस आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। ओके, थैंक यू सो मच।